हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @English Point Classes। मैं विपुल सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम लेके आए हैं 12 रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड की पोएम एन एपिथाफ, जिसके पोइट हैं वाल्टर डी ला मेरे। तो आइए हम इस पोएम को समझेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हिंदी में। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम जान लें इनके पोइट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है वाल्टर डी ला मेरे। तो पोइट जो थे वो तो इंग्लिश के पोइट हैं ही, साथ ही साथ वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि संक्षिप्त कहानी लेखक, एक नॉवलिस्ट भी थे, यानी कि उपन्यासकार थे। और अगर हम बात करें उनका जो सबसे बेस्ट जो उनका एक क्रिएशन के रूप में, क्रिएटर के रूप में, तो बच्चों के लिए उनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। उनको हम चिल्ड्रंस पोइट भी कह सकते हैं। और उनका जो सबसे बच्चों के लिए सबसे पॉपुलर पोएम था उसका नाम था द लिसनर्स। क्या था? द लिसनर्स। तो आप ध्यान से समझेंगे इस बात को कि इस पोएम के जो पोइट है वो कौन है? वाल्टर डी ला मेरे हैं, जो कि एक इंग्लिश पोइट होने के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट और प्रोबेबली का मतलब संभवतः शायद अगर हम उनको बेस्ट रूप से रिमेंबर करें, उनके सबसे अच्छे रूप में अगर उनको याद करें तो उनके बच्चों की रचनाओं के लिए उनको हम बोल सकते हैं। और ये जो सबसे पॉपुलर, सबसे प्रचलित रचना है वो कौन सी है? द लिसनर। तो इस पोएम में आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम्स के अंदर आता है। तो वन बाय वन हम जैसे जैसे बात करेंगे आप पोएम के अंदर भी हर वर्ड्स को देखेंगे। तो पोएम को आप ध्यान से सुनेंगे ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए, पोइट के बारे में हम पर्सनली उनकी बात करें तो उनका जन्म यानी कि बॉर्न, उनका जन्म 25 अप्रैल 1873, 25 अप्रैल 1873 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चार्ल्टन केंट में, जो कि लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। उनकी मौत की बात करें, उनकी मृत्यु, तो वो 22 जून 1956 1956 को हुई थी। और उन्हें जो उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो बेस्ट उनका रचना था उसके लिए जो उनको अवार्ड मिला वो कौन सा अवार्ड था? तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो कि उनको 1953 1953 में मिला था। और किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दिया था। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, इस जो स्लाइड आप देख रहे हो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि वाल्टर डी ला मेरे का जन्म चार्ल्टन केंट में हुआ था, लंदन में। और उनको जो अवार्ड मिला था वो कौन सा अवार्ड था? द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, जो कि 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दिया था। और उनकी अगर वेल नोन रचना, क्रिएशंस यानी कि रचना की बात करें तो उनका वेल नोन क्रिएशंस 2 था जिसने काफ़ी पॉपुलरिटी पाई। उसमें एक था बच्चों के लिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो चिल्ड्रन पोइट के नाम से भी फेमस है। बच्चों के लिए उनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। तो उनकी जो सबसे वेल नोन क्रिएशंस हैं, जो सबसे जानी पहचानी प्रचलित रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। याद रखना है अच्छे से, एग्जाम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पीकॉक पाई का क्रिएटर कौन है, तो आप लिखेंगे वाल्टर डी ला मेरे। या सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन का कौन है? तो वाल्टर डी ला मेरे। या फिर पूछे उनकी इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है, तो आप उसके हिसाब से उसको मार्क करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करें बिना देर किए अपने पोएम को। तो पोएम का जो टाइटल है क्या है? एन एपिथाफ, है ना। तो एन एपिथाफ क्या है? एपिथाफ वर्ड का मतलब क्या होता है? तो एन एपिथाफ का मतलब होता है समाधि लेख। अगर इंग्लिश में बात करें तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, है ना, रिटन इन द मेमोरी ऑफ डेड वन, यानी किसी के कब्र पर उसकी याद में, उसके स्मरण में लिखी गई पंक्तियाँ जो कि उसके बारे में बताती है। जैसे किसी कब्र होता है उसके ऊपर हम लिख देते हैं, लिखा होता है नॉर्मली कि किसकी कब्र है, या उसकी याद में कुछ हम लोग दोहा, कोई श्लोक वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ भी इस पोएम में पोइट ने जो मेन चीज़ डिस्कस किया है कि जो थीम है इस पोएम का कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है। यानी कि इंसान की खूबसूरती, उसके फिजिकल ब्यूटी का इंपॉर्टेंस टेम्प्रोरी होता है, क्षणिक होता है। इंसान की खूबसूरती जो रियल है वो उसके बाई हर्ट होती है, उसके अच्छे डीड से, अच्छे कामों से होती है। तो इस कविता में पोइट ने एक तो ये चीज़ मैसेज दिया और सेकेंड एक मैसेज दिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए केयर करते हो, किसी को चाहते हो, किसी को आप उसका ध्यान रखते हो तो उसके बदले में वो भी आपको ध्यान रखे, उसके बदले में अगर आपने कुछ चाहा तो डैट इज़ नॉट ट्रू लव, और किसी के प्रति डिवोशन, समर्पण वो नहीं है। इस पोएम के थ्रू पोएट ने इसी चीज़ को बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। तो पोएम को ध्यान से सुनिए क्योंकि पोएम के हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा। ओके,
तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ सबसे फर्स्ट एक ऑब्जेक्टिव आता है कि हियर किसको इंडिकेट कर रहा है, तो हियर लाइज यहाँ लेटी है, यहाँ पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे है क्या है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत, एक महिला। तो हियर यहाँ पे क्या है, कब्र, क्योंकि मैंने बताया कि ये पोयम ही है एन एपिटाफ, मतलब कब्र, समाधि लेख पे लिखा हुआ है ये पंक्तियाँ। तो हियर किसको इंडिकेट करा, उस कब्र को, उस टॉम्ब को, ग्रेव को, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत औरत लेटी है, यानी कि एक कब्र किसका है, तो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी का है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही उस लेडी का फिजिकल ब्यूटी का तारीफ पोएट ने किया है। और एक चीज़ बहुत ही मार्केबल है, यहाँ पे अ मोस्ट लगा है, आपको मालूम है कि मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे, और आपने पढ़ा होगा पहले भी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, तो द लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो अ मोस्ट है। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अ मोस्ट क्यों लगा है। तो आपको मालूम है कि डिग्री हमेशा कंपैरिजन करता है, तुलना करता है दो के बीच, दो से ज़्यादा के बीच। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पोएट ने बोला कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक खूबसूरत औरत लेटी, यानी कि यहाँ पे अ मोस्ट का मतलब क्या हुआ, भेरी। याद रखना है कि इस लाइन में अ मोस्ट का मतलब क्या है, भेरी, यानी कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक औरत है, उसी का कब्र है। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, सी कौन है, वो लेडी है जिसका वो कब्र है। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, इसको देखिए समझना होगा आपको कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, पहले तो याद रखना है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, काव्य सौंदर्य को बोलते हैं। तो याद रखना कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, ये जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है ये, इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा है, आयरनी। याद रखना है कि आयरनी, आयरनी क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे आपको नोट्स देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ ऑब्जेक्टिवली याद रखना कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, तो आयरनी का यूज हुआ है। अब समझना है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या है। तो याद रखना कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, देखिए स्टेप मीन्स क्या होता है, कदम, हर्ट मतलब क्या होता है, दिल, और लाइट रोशनी भी होती है, और हल्का भी होता है, लाइट वेट, हल्का वजन। तो यह कहना ये चाह रहा है कि वो जो औरत थी, जो महिला थी जिसका ये कब्र है, वो खूबसूरत महिला है ना, उसको दिल की और कदम दोनों की हल्की थी। मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, अरे इसकी बात का भरोसा नहीं यार, इसका पैर एक जगह टिकता ही नहीं है। तो बात का भरोसा नहीं, पैर नहीं टिकता है, मतलब क्या कि उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो अपने अंदाज में लाइफ को जीता है, उसकी मर्जी, जब आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ। यानी कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ने बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया है उस लेडी के नेचर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, कि जो लेडी थी वो खूबसूरत भले ही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी, बट सेकंड लाइन वो क्लियरली पोएट ने इस चीज़ को हमारे सामने क्लियर कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, कि वो व्यवहार की, वादों की, इरादों की नेक और अच्छी औरत नहीं थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, तो मैं कौन है यहाँ पे, पोएट है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब मैं सोचता हूँ, मेरा ये मानना है, कभी खुद को कह रहे कि मेरा ये मानना है कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो जो महिला थी जिसका कब्र है, जो मर चुकी है, उस कब्र के अंदर है, वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी, मतलब फिजिकली सी वॉज अनडिस्क्राइबेबल, वो उसके बारे में हम बता नहीं सकते। डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, मतलब शायद ही इतनी खूबसूरत महिला वेस्ट कंट्री में कभी रही होगी, ऐसा उस पोएट का मानना है। यानी कि फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट ने क्लियरली ये बता दिया कि जो कब्र है किसका है, एक बहुत ही खूबसूरत महिला का है, और वो खूबसूरत महिला कवि का अपना पर्सनल सोच, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि इतनी खूबसूरत महिला शायद ही कभी वेस्ट कंट्री में रही होगी, है ना। लेकिन उसने सेकेंड लाइन में क्लियरली बता दिया है कि वो महिला फिजिकली सुंदर थी, उसमें फिजिकली अट्रैक्शन था, बहुत सुंदर थी, बट अगर उसके इनर ब्यूटी की बात करें, उसके मन की सुंदरता की बात करें, तो सी वॉज नॉट वेरी गुड इन नेचर बाय हर्ट, है ना। सी वॉज इन द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, सी हैड नो कमिटमेंट्स, मतलब उसको आदत है वो भटकने का, उसके कमिटमेंट, उसके बात का, उसके इरादों का कोई भी भरोसा नहीं था। यानी कि वो महिला अपने अंदाज में जीती थी, बिंदास महिला थी, है ना। उसको किसी के साथ वो एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट शायद उसका न रहा होगा। तो पोएट ने इन चारों बातों को इस 4 लाइन के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि हियर किसको इंडिकेट कर रहा है, तो हियर यहाँ पे टॉम्ब को, कब्र को इंडिकेट कर रहा है। लाई का मतलब लेटना होता है, यहाँ पे है कि पड़ी हुई है, लेटी हुई है, कब्र के अंदर तो कोई लेटा ही रहेगा, खड़ा तो होगा नहीं। और ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, भेरी। याद रखना कि कोई बोले कि मोस्ट के पहले द क्यों नहीं लगा, इसलिए यहाँ किसी का तुलना नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि वो जो कब्र है वो किसका है, बहुत ही खूबसूरत महिला का है। तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या हुआ, भेरी। उसके बाद नीचे क्या है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट में जो पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है वो है आयरनी। याद रखना कि सेकेंड लाइन ऑफ जो पोएम है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, उसमें आयरनी का यूज हुआ है। वाज सी, सी वही खूबसूरत महिला है, ब्यूटीफुल लेडी है ना। और लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब कि वह इंसान जो अपने वादों का, अपने इरादों का नेक ना हो। और इंग्लिश में बात करें
तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब द पर्सन हु हैड इन द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर हैविंग नो कमिटमेंट। ओके, आई थिंक, कभी ने बोला कि मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है। आई यहाँ पे कौन है? पोएट खुद है, वाल्टर डी ला मेयर खुद है। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह कौन है यहाँ पे? वही महिला, खूबसूरत महिला जो कि कब्र में है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी और शायद उसका ही पर्सनली ये मानना है कि डैट एवर वाज, मतलब इतनी सुंदर महिला है कि इतनी सुंदर महिला शायद ही कहीं वेस्ट कंट्री में रही होगी, मतलब पूरे पश्चिमी प्रदेश में। कंट्री का मतलब यहाँ एक प्रदेश से है, एक पार्टिकुलर एरिया से है। ध्यान रखना, कोई एक देश का बात नहीं हो रहा, पश्चिमी प्रदेश की बात हो रही है। तो कंट्री यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है कि द लेडी बिलोंग टू वेस्ट कंट्री। ऑप्शन दे देगा ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो आप क्या बोलेंगे? द लेडी बिलोंग टू वेस्ट कंट्री, है ना। वो जो लेडी थी वो क्या बहुत ब्यूटीफुल थी। और लेडी कहाँ लेटी थी? तो इन द टॉम, TOMB, टॉम, यानी कि कब्र में, ग्रेव आप बोल सकते हो। और लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या हुआ कि वो अपने नेक नहीं थी, वो इरादों की नेक नहीं थी, वादों की नेक नहीं थी। और लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट में कौन सा पोइटिक डिवाइस या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? तो वहाँ पे यूज़ हुआ है कौन सा? आयरनी का यूज़ हुआ है। क्लियर है यहाँ तक आपको सारी बातें? तो आगे की लाइन में देखते हैं जो रियल मैसेज था कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, उसके बारे में। आपको स्लाइड में 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, उसका रीज़न क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है कि बट, लेकिन ब्यूटी वैनिसेस, सुंदरता क्या होती है? वैनिश हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। वैनिश का मतलब क्या है? समाप्त होना, खत्म होना। ब्यूटी पासेज, पासेज का मतलब है प्रभाव खत्म होना, उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है समय के साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेज, इट मीन्स क्या समझना है आपको कि समय के साथ जो है सुंदरता है ना वो समाप्त हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक यंग लेडी है और उनका ओल्ड एज में क्या फिगर है, उनका चेहरे का क्या लुक है। तो समझ में आ रहा है कि सुंदरता क्षणिक है, वो फिजिकल ब्यूटी क्या है? क्षणिक चीज़ है। परमानेंट है वो क्या चीज़ है? वो है आपका खुद का एक्टिविटी। हाउएवर रेयर इट बी, आप जो भी कर लो, ये रेयर है, दुर्लभ चीज़ है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, आपने ये देखा। अब क्या है? ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, यानी कि समय के साथ सुंदरता क्या होती है? वैनिश कर जाती है, समाप्त हो जाती है। और ब्यूटी पास हो जाती है, यानी कि उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। हाउएवर, जो भी हो, आप जो भी कर लो, जैसे भी हो, जो भी रिजल्ट आए। रेयर इट बी, रेयर समझते हैं, नॉट कॉमन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नॉट कॉमन। याद रखना है कि रेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट कॉमन। और हिंदी में रेयर को हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ, जो कि आसानी से ना हो, है ना, या ना प्राप्त हो। तो रेयर इट बी मतलब आप कुछ भी कर लो, दुर्लभ चीज़ है, ये कॉमन चीज़ नहीं है। मतलब सुंदरता कॉमन चीज़ नहीं कि आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक, अंतिम तक सेम बना कर रखोगे, सेम मेंटेन करोगे। इट इज़ अ मोमेंट्री प्लेजर। सुंदरता आपको प्रोवाइड करती है, आपको देती है क्षणिक सुख। तो आगे कवि बता रहे हैं क्या कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा। आई कौन है यहाँ पे? पोएट, वाल्टर डी ला मेयर। क्रम्बल का तो मतलब ऐसे होता है टुकड़ों टुकड़ों में, बट यहाँ पे पोएम के हिसाब से आपको मालूम है कि एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है, जो सेंटेंस के हिसाब से, वहाँ पे थीम के हिसाब से, उसके सेंस के हिसाब से उसका अर्थ निकलता है। तो क्रम्बल का मतलब यहाँ क्या है? मरना, यानी कि डाई। याद रखना है, क्रम्बल मतलब डाई, यानी कि मरना। तो व्हेन आई क्रम्बल, कभी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊँगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी प्रदेश की औरत को। लेडी कौन? वही लेडी जो कि उस कब्र में है, जो कि फिजिकली बहुत ही सुंदर थी। लेकिन हमने शुरू में ही देखा कि पोइट ने क्लियर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो औरत अपने वादों की, अपने विचारों की नेक और अच्छी औरत नहीं थी। सी हैड इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग हियर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट। और कहाँ की थी वो? तो वेस्ट कंट्री की थी। अब देखिए जो सेकेंड जो लाइन है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये लाइन क्या दिखा रहा है? ये लाइन पोएट के रियल कंसर्न को, उसकी चिंता को दिखा रहा है। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता। CONCERN, कंसर्न मीन्स चिंता। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, या आपको बुक के अंदर भी क्वेश्चन है कि लास्ट लाइन से पोएट ने क्या कहना चाहे। तो ही शोइंग इज कंसर्न फॉर द लेडी डैट, हमको मालूम है, पहले पढ़ा हमने, पोएट ने उसको बताया हमको कि वो बिल्कुल अच्छी औरत नहीं थी, किसी के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। तो किसी को आप कब याद करते हैं, किसी के लिए आप कब केयर करते हैं, कब परवाह करते हैं? जब आप उसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट हो, भाई के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, जिस रूप में भी हो। तो भावनात्मक लगा हो तभी आप किसी के लिए केयर करते हैं, किसी को याद करते हैं। तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि उस औरत का किसी के साथ कोई भावनात्मक अटैचमेंट नहीं था, वो बिंदास औरत थी, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीती थी। तो लास्ट लाइन में कवि ने अपने सच्चे प्यार को भी दिखाया है, क्योंकि कवि देखिए अभी भी उसकी परवाह कर रहा है, और यहाँ तक परवाह कर रहा है वो कि मेरे मरने के बाद इसको कौन याद करेगा। तो आप याद रखिए चीज़ों को
कि हमारे लाइफ में जो रियल हमारा अच्छा जो चीज़ है वो क्या है, हमारा अच्छा कर्म, अच्छा काम। तो याद रखिए, कभी भी सुंदरता है ना वो क्षणिक सुख देगी, आपको टेम्पोररी एक मोमेंट्री प्लेजर देगी, बट इफ़ यू वांट टू गेट रियल पीस एंड काम यू मस्ट हैव अ वेरी गुड हार्ट, योर डीड्स शुड स्पीक फॉर यू, दे शुड स्टैंड फॉर यू। सो हमेशा अच्छा काम करें और हमेशा किसी भी चीज़ का एक रियल अर्थ को समझें, और किसी के लिए भी अगर आप केयर करते हैं, किसी की अगर आपको परवाह है, तो उसके बदले में कुछ न चाहें। ये इस पोएम का थीम है, इस पोएम का एक मैसेज है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसमें जो लेडी है वो प्रोबेबली इस पोएम का जो लाइन से जो पोएट की थिंकिंग है उसे मालूम पड़ रहा है कि द लेडी इन दिस पोएम इज़ द बिलव्ड, यानी कि प्रेमिका ऑफ द पोएट। यानी इस कविता में कवि ने जिस लेडी की बात की है वो उसकी बिलव्ड, उसकी प्रेमिका है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि द पोएट टॉक्स अबाउट, स्पीक्स अबाउट हिज बिलव्ड इन दिस पोएम। सो आई होप कि आपको ये पोएम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप ध्यान से इस पोएम को एक बार फिर से सुने, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं विपुल सर वापस नए और काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आऊँगा। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।